नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। दोपहर के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी का क्षेत्रीय बूथ सम्मेलन, जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। कई अन्य कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी 25 को करेंगे जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास। ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी का दौरा, तैयारियों का लेंगे जायजा। दिल्ली दौरे पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, पीएम मोदी से भी मिलेंगी ममता। विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी, विपक्ष को एकजुट करने में जुटी दीदी। कांग्रेस को लग सकता है एक और बड़ा झटका। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद टीएमसी में हो सकते हैं शामिल। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस से आजाद होंगे कीर्ति। सलमान खुर्शीद के बाद कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब को लेकर चर्चा तेज। मुंबई हमले को लेकर मनीष तिवारी ने यूपीए सरकार पर उठाए सवाल। लिखा, मुंबई हमले के बाद पाक पर कार्रवाई नहीं करना कमजोरी की निशानी। हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार। दिल्ली की वायु गुणवत्ता अभी भी बहुत खराब। दिल्ली में निर्माण कार्यों पर हटी रोक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 23 नवंबर को ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी पीएम मोदी के ग्रेटर नोएडा दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को ग्रेटर नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कार्यक्रम में सुरक्षा के मद्देनजर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के बाद पीएम मोदी जेवर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के 23 नवंबर को होने वाले कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के बूथ सम्मेलन और पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर आएंगे। वहीं इसके लिए बीजेपी कार्यालय की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार दोनों नेता लखनऊ से उमैसी एयरपोर्ट से चलकर चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर को कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। देश में एक बड़ी राजनीतिक हलचल होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कीर्ति आजाद आज ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि कीर्ति आजाद टीएमसी के संपर्क में हैं। कीर्ति आजाद बीजेपी से कांग्रेस में आए थे और अब नई सियासी पारी टीएमसी की ओर से खेल सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकती हैं। ममता बनर्जी त्रिपुरा में बीजेपी और टीएमसी के बीच तनाव के बीच सोमवार शाम दिल्ली पहुंची। हालांकि ममता बनर्जी का ये दिल्ली दौरा पहले से प्रस्तावित था। रविवार को त्रिपुरा में टीएमसी यूथ ब्रिगेड की अध्यक्ष सायोनी घोष की गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार की शाम को टीएमसी के सांसदों ने गृह मंत्री से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर की। दिन में गृह मंत्री से समय न मिलने के विरोध में दिन में नॉर्थ ब्लॉक के सामने टीएमसी सांसदों ने धरना भी दिया। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक 24 नवंबर को ममता बनर्जी का पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम है, जिसके बाद वो 25 नवंबर को वापस लौट जाएंगी। त्रिपुरा चुनावों में हिंसा को लेकर टीएमसी की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। इस याचिका में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले विपक्षी दलों के खिलाफ हिंसक घटनाओं को रोकने में विफल रहने के लिए त्रिपुरा सरकार और अन्य के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। टीएमसी ने अपनी अवमानना याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद त्रिपुरा में चुनावों के दौरान हालत खराब हो रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने किताब में मुंबई हमले के बाद कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर मनमोहन सरकार की आलोचना की है। आपको बता दें, अपनी किताब में मनीष तिवारी ने लिखा कि मुंबई हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी लिखा कि कार्रवाई ना करना कमजोरी की निशानी है। 26/11 एक ऐसा मौका था जब शब्दों से ज्यादा जवाबी कार्रवाई दिखनी चाहिए थी। उन्होंने मुंबई हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 से करते हुए कहा कि भारत को उस समय तीव्र जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी।
यूपी की योगी सरकार अब यमुना एक्सप्रेसवे का भी नाम बदलने जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही यमुना एक्सप्रेसवे को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जा सकता है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं। इसी कार्यक्रम में यमुना एक्सप्रेसवे का नाम बदलने की घोषणा की जा सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके जापानी समकक्ष हयाशी योशिमासा के बीच सोमवार को टेलीफोन पर बातचीत हुई, जिसमें भारत और जापान ने म्यांमार और अफगानिस्तान जैसी क्षेत्रीय स्थिति से निपटने के लिए सहयोग और बढ़ाने का फैसला लिया। इसी के साथ उन्होंने कोविड-19 से निपटने और आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग करने का भी संकल्प लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में चल रही सांसद खेल प्रतियोगिता के 2 दिन के फाइनल गेमों का नगर के श्री राम कॉलेज में सांसद संजीव बालियान की ओर से शुभारंभ किया गया। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रमों के साथ जनपद के 30 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का भी सम्मान किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने बताया कि जनपद के 10 ब्लॉकों के 8000 खिलाड़ियों ने सांसद खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसमें से कुश्ती, वॉलीबॉल और कबड्डी जैसे गेम खेलकर 750 खिलाड़ी जीतकर फाइनल में पहुंचे। दिल्ली एनसीआर हो या फिर बंगाल का वायु प्रदूषण देश के अधिकतर राज्यों में पहुंच गया है। लोगों का सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। हर दिन AQI स्तर में इजाफा दर्ज हो रहा है। आबो हवा हर दिन बिगड़ रही है। आपको बता दें कि वायु गुणवत्ता सूचकांक वर्तमान में बहुत खराब श्रेणी में है। कुल मिलाकर राजधानी का AQI 315 दर्ज हुआ है। ICMR के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि अभी तक इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए बूस्टर वैक्सीन की खुराक की जरूरत है। ICMR के महानिदेशक से मिली जानकारी के अनुसार सभी वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा रही है और ये सुनिश्चित करना है कि न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का टीकाकरण हो। अभी के लिए सरकार की प्राथमिकता है। आपको बता दें कि कोविड-19 के खिलाफ बूस्टर वैक्सीन की खुराक की आवश्यकता का समर्थन करने के लिए अब तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। वहीं आपको बता दें, वरिष्ठ वैज्ञानिक की रिपोर्ट के मुताबिक टीकाकरण पर केंद्र के शीर्ष विशेषज्ञ पैनल टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह बूस्टर शॉट्स जैसे प्रमुख मुद्दों पर बातचीत के लिए नवंबर के अंतिम हफ्तों में मिल सकते हैं। साथ ही बच्चों के टीकाकरण को भी मंजूरी दी जा सकती है। कोरोना संक्रमण से गुजरात में कई लोगों की जान चली गई थी, लेकिन उनके परिजनों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कोविड के मुआवजे के वितरण के लिए अपनी जांच समिति बनाने के आदेश को संशोधित करने के लिए कहा गया है। सुनवाई करते हुए जस्टिस MR शाह ने गुजरात सरकार को चेतावनी दी कि कम से कम 10,000 लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन हम गुजरात भूकंप की तरह कानूनी सेवा प्राधिकरण को अम्बुड्समैन नियुक्त करेंगे। ये मामला हमारे लिए अहम है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से पूछा कि अन्य राज्यों में कितने लाभार्थियों को कोविड मुआवजा मिला है। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही खाद का संकट खत्म हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने लाखों किसानों और बागवानों की जरूरत की खाद गुजरात और महाराष्ट्र से मंगवाई है। पहले चरण में 3 किस्म की 23,000 मीट्रिक टन खाद मंगवाई गई है। इसके अलावा होशियारपुर से भी सप्लाई पहुंच गई है। आपको बता दें कि कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और चंबा के किसानों को खाद पहुंचाई जा चुकी है। साथ ही आपको बता दें, इस समय बगीचे और खेतों में खाद की जरूरत है ताकि फलों और अन्य फसलों की अच्छी पैदावार की जा सके। जैसे जैसे यूपी में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वहीं राजनीतिक अखाड़े में गांव-गांव जनता से संपर्क किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं मेरठ के सिवाल खास में पहुंचे मोहित बेनीवाल की। अपने दौरे में मोहित बेनीवाल कई गांव के प्रधान के साथ मीटिंग की, साथ ही आने वाले चुनाव की रूपरेखा के बारे में भी चर्चा की। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने बताया कि युवा किसान अब खुश नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लिए गए फैसले को अब सम्मान की नजर से देखा जा रहा है। आजमगढ़ के कंधारपुर थाना क्षेत्र के माइक्रो फाइनेंस कंपनी में हुई सनसनीखेज चोरी का खुलासा हुआ है। साथ ही इस मामले से जुड़े 2 चोरों को मुकामी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी गए नकदी, DVR, मोबाइल और बाइक के साथ चोरी की घटना में इस्तेमाल औजार को भी बरामद किया है। साथ ही आपको बता दें, कर्ज उतारने के लिए इन दोनों ने मिलकर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कैश काउंटर का ताला तोड़कर चोरी की थी, जिसके बाद DVR लेकर भाग गए थे। कंधारपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नामदारपुर से किरतारपुर जाने वाले रास्ते पर वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार दोनों आरोपियों को धर दबोचा।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हड़पल न्यूज।